This is my student support system. Keep watching, keep learning. मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है ना। तो तीनों स्टेजेस की लेबर का अलग अलग क्वेश्चन आता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो आज की क्लास में हम देखेंगे। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज जो लेबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सेकेंड स्टेज में बेबी डिलीवर हो गया और उसको हमने ट्रे में रख के और मदर के पास रख दिया था। तो कई बार ये हम सोच सकते हैं कि चलो हमारा काम पूरा हो गया, बट नहीं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो भी मदर की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें भी हमें काफ़ी अलर्ट रहना होता है। कई बार क्या होता है कि जो प्रीवियसली नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड स्टेज हैं वो नॉर्मल रही, आराम से बिना किसी परेशानी के हो गया, दैट कैन बिकम एबनॉर्मल विद इन मिनट्स विद सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब थर्ड स्टेज एबनॉर्मल हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थर्ड स्टेज तक भी अलर्ट रहना है, ठीक है। द मेन एम इन द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज आर टू इंश्योर स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड टू फॉलो गाइडलाइन strictly in practice so as to prevent the complications, and the important one is postpartum hemorrhage। तो थर्ड स्टेज वाली जो लेबर है उसमें हमें काफ़ी अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है, स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है, ठीक है ना। गाइडलाइन बनी हुई है कि थर्ड स्टेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसको फॉलो करते हुए हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। और जो मेन कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है वो क्या है, पीपीएच या पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। इसको पीछे रखो एक सेकंड, थोड़ा सा इसको नीचे, बस बस बस। वो पीछे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। बारह है ना। अब है कि क्या होगा, क्या क्या करना है इसके अंदर, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे। टू मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर करंटली इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। दो टाइप के मैनेजमेंट इसमें स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड सेकंड इज एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हॉस्पिटल्स में आजकल, बट दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है एज पर हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। जिस हॉस्पिटल में जो तरीका हो वो हमें करना है। तो अपने को क्लियर पता होता है कि ये एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किया जाएगा थर्ड स्टेज का या एक्टिव मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या है, इन दिस मैनेजमेंट द प्लेसेंटा सेपरेशन एंड इट्स डिसेंट इनटू द वेजाइना आर अलाउड टू अकर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होना है और उसका नीचे आना है वो अपने आप होता है, ठीक है ना। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। मिनिमल असिस्टेंस में बी गिवन फॉर द प्लेसेंटल एक्सपल्शन इफ इट इज़ नीडेड, और अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा असिस्टेंस या हेल्प कर सकते हैं प्लेसेंटा को आउट करने के लिए। अदरवाइज हम ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है ना। द पेशेंट शुड बी नॉट बी लेफ्ट एलोन, और इस दौरान पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। अ वॉचफुल कंटिन्यूस मॉनिटरिंग शुड बी डन, लगातार मॉनिटर करते रहें, ध्यान रखते रहें, ठीक है, और वेट करते रहें। द मदर शुड बी केप्ट इन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है ना। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में वो रहेगी। फंडस शुड बी पैल्पेटेड, और फंडस को हम पैल्पेट करेंगे किसके लिए, टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि उससे ताकि हम पता लगा सकें कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है या नहीं हुई। टू नोट द स्टेट ऑफ यूटेराइन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और अभी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक्टिविटी हो रही है वो कैसे हो रही है उसके लिए भी हम पैल्पेशन करते हैं। एंड टू डिटेक्ट, कम ही ये चांस बनते हैं, दो रेयर, मतलब ये रेयर कंडीशन है, फिर भी डिटेक्ट करना है कि कहीं कपिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। कपिंग एक सीरियस कंडीशन है जिसमें यूट्रस बीच में से खींच जाता है, ठीक है ना। तो वो हम जब पैल्पेट करेंगे तो पता लग जाएगा, एक खड्डा सा बनेगा तो इसका मतलब कपिंग हो रही है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। प्लेसेंटा इज सेपरेटेड विद इन मिनट्स फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी,
कुछ ही मिनट में प्लेसेंटा अपने आप सेपरेट हो जाती है। ए वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 15 to 20 मिनट्स। वैसे 2-3 मिनट में, 4 मिनट में मैक्सिमम हो जाती है, बट अगर उस समय तक नहीं होती है तो भी हम 15-20 मिनट तक भी वेट करते रहे, है ना। वॉच फॉर द साइंस ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, और देखते रहे कि प्लेसेंटा सेपरेट होने के साइंस या लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये लक्षण क्या होते हैं? एक तो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ठीक है ना। बेबी की डिलीवरी के बाद भी जब तक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होती तब तक वो कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। इसके अलावा पेन इज सीन ऑन द वुमेन्स फेस, जब वो कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो पेन भी फील होगा, तो अपने को पता लग जाएगा। गश ऑफ ब्लड विच स्टॉप इन 10 to 20 मिनट, एकदम से ज़्यादा ब्लीडिंग आती है जो 10 से 20 सेकंड में रुक जाती है, तो वो भी उससे पता लग जाता है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन है। और जो कोल्ड है वो थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ जाती है, जहाँ से हमने कट किया था जितना छोड़ा था वो थोड़ा सा बढ़ गई, तो इसका मतलब वो सेपरेट हो गई, है ना। तो ये प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस होते हैं। एट द अपीयरेंस ऑफ साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, यदि हमारे पास प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन दिख जाए कि एकदम ब्लड आया, प्लेसेंटा थोड़ी सी दूर हो गई, कॉन्ट्रैक्शन उस समय हुआ था, तो फिर हम क्या करेंगे? वुमेन इज आस्क्ड टू बियर डाउन साइमल्टेनियसली, उस समय वुमेन को कहेंगे कि थोड़ा जोर लगाए, पुश करें। विद हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, जब यूट्रस हार्ड होता है तो जोर लगाएगी। द रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अब जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उसका बढ़ेगा तो वो प्लेसेंटा अपने आप स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाएगी, है ना। मोस्ट वुमेन विल पुश द प्लेसेंटा आउट एज सुन एज दे फील प्रेशर विद लिटिल एफर्ट, जब भी वो प्रेशर आता है, जब खुद भी जोर लगाएगी साथ में, तो अपने आप प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। एज सुन एज द प्लेसेंटा पासेज थ्रू द इंट्रोशियस, इट इज ग्रास्प्ड बाय द हैंड्स एंड ट्विस्टेड राउंड एंड राउंड विद जेंटल ट्रैक्शन सो दैट द मेम्ब्रेन्स आर स्ट्रिप्ड इंटैक्ट। अब जैसे ही वो इंट्रोशियस पर आ जाती है, मतलब वेजाइना से वो दिखने लग जाती है, वेजाइनल ओपनिंग से, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्रास्प करके ट्विस्ट करते हैं हल्का हल्का, ठीक है ना, और ट्रैक्शन देते हैं ताकि जो उसकी मेम्ब्रेन्स है वो बिना टूटे सारी की सारी बाहर आ जाए, ठीक है ना। उस समय में थोड़ा सा असिस्टेंस करना होता है। इफ़ द मेम्ब्रेन्स थ्रेटन टू टीयर, यदि मान लो अगर ऐसा लगे कि टीयर हो गई है या होने की संभावना है, तो क्या करेंगे? वो जो पीछे का टूटा हुआ पार्ट है उसको हम पकड़ेंगे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से, और सिमिलर ट्विस्टिंग मूवमेंट से उसको भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को डिलीवर करने का तरीका होगा। इफ़ द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन फेल्स, यदि 15-20 मिनट हो गई अभी भी एक्सपल्शन नहीं हुआ है, तो फिर हमें एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, असिस्टेंस करना पड़ेगा। द पामर सरफेस ऑफ द फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 अंगुलियाँ ऐसे ये वाली सरफेस वहाँ पर रखेंगे धीरे से, एंड ये कहाँ पर होगी? एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यहाँ पे। देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज पुश्ड अपवार्ड, और फिर हम इस हाथ से, एक हाथ से तो ट्रैक्शन कर पकड़ के रखेंगे और इससे थोड़ा सा पीछे की ओर पुश करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? वो सेपरेट होकर बाहर आ जाएगी, ठीक है। और राइट हैंड का जो है वो पकड़ के रखेंगे, इसको खींचेंगे नहीं, उससे तो पकड़ के रखेंगे, और लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा अपर उसको पुश करेंगे यूट्रस को, उससे वो सेपरेट होके बाहर निकलने। ओके, तो एक्टिव मैनेजमेंट क्या है? एक्टिव मैनेजमेंट को मेनली हमें समझने के लिए इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल जानना है कि ये क्या है और क्यों करना है। तो इसमें मेन पॉइंट है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको एक्साइट किया जाता है, ठीक है ना, कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से आए, और जो भी उसमें बचा हुआ पार्ट है जिसमें मेनली प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसको वो जल्दी से जल्दी निकाल दे, एक्टिवली कोशिश करके निकाल दे, ठीक है। तो क्या होगा? इट इज़ टू एक्साइट द पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी, एज पर WHO ये कहता है कि ये कर सकते हैं, और वो बहुत ही जल्दी 3rd स्टेज ऑफ लेबर छोटी हो जाएगी और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा। इसमें करना क्या पड़ेगा? बाय गिविंग पैरेंटल ऑक्सीटॉक्सिक्स, ठीक है ना, कुछ ऑक्सीटॉक्सिक्स दिए जाते हैं
उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट करने के लिए या उसको इनिशिएट करने के लिए, ठीक है ना। जिसमें मेनली आप लोगों को पता ही है कि ऑक्सीटोसिन या मिथार्जिन ये इंजेक्शंस यूज़ में हम लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? दिस फैसिलिटेट नॉट ओनली अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एक तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा जल्दी होगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी मदर्स डिलीवर कर रही होती हैं, तो वहाँ ये हम करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम वहाँ वेट ना करना पड़े, दूसरी डिलीवरी भी हो रही होती है ना। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग इट्स सेपरेशन, और जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है उसके बाद इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे ब्लीडिंग बाद में कम होती है, ठीक है ना। प्लेसेंटा सेपरेशन होने के बाद मैटरनल ब्लीडिंग कम से कम होगी, तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यूट्रस। इसके लिए हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करते हैं। ये जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर है, उसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं AMTSL, है ना, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें मेन तो होता है कि एक तो आपका थर्ड स्टेज में ब्लड लॉस कम से कम होता है। कितना ब्लड लॉस कम से कम होगा? लगभग 1/5, ठीक है ना। उसमें यदि 50 ml होता है तो इसमें 10 ml ही होगा, ठीक है ना, तो 1/5 ब्लड लॉस कम हो जाता है। और टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू हाफ, अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपकी 5 मिनट की है तो इसमें वो 2.5 मिनट की रह जाएगी, या 10 मिनट की होनी है तो 5 मिनट की रह जाएगी, ठीक है ना। तो काफ़ी तेज़ी से इसमें काम होता है। बट एक डिसएडवांटेज भी है, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कि कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम इसको उस सेंटर पे करते हैं जहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी होती है। वो क्या है कि कई बार इंसिडेंस होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा का, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि आगे से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो प्लेसेंटा निकलनी है वो अरेस्ट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये केसेस तो कम ही होते हैं, 1 to 2% केसेस देखे गए हैं, बट हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है आप वाला केस ही वो 1-2% में आ गया है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क रहती है, और उस केस में मैनुअल रिमूवल करना पड़ता है, और मैनुअल रिमूवल के लिए आपके पास हायर फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट आप थोड़ा सा हायर फैसिलिटी में करो, बड़ा हॉस्पिटल हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, एनेस्थेटियोलॉजिस्ट हो, वहाँ पर ये करें, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोगों की ड्यूटी लगी थी, उस हॉस्पिटल में कर सकते हैं, बट पेरीफ्री में हाँ डिसएडवांटेज है कि कई बार रिटेन्ड प्लेसेंटा हो जाता है। रिटेन्ड प्लेसेंटा क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमने ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन दिया, हाँ इसके रिटेन्ड अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा एक इसका डिसएडवांटेज है, और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यदि हमने पार्टिकल भी रह सकता है, मेम्ब्रेन्स भी रह सकती है, कई बार पूरा भी रह जाता है ना। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि उसने पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो छेद से निकलना था वही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो बाहर नहीं आ पाएगी, है ना। तो ये केस कम होते हैं, बट हो सकता है, इसलिए हम इसको ये डिसएडवांटेज मानते हैं कि एक रिस्क इसमें है। अदरवाइज बेनिफिट तो बेसिकली है ही, टाइम कम होगा और ब्लड लॉस कम होगा, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट में करेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू जो WHO ने जो गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज एक्साइटेड और स्टार्टेड बाय गिविंग द ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 यूनिट्स IM और IV। IM दे सकते हैं, प्रेफर्ड ये, IV भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ की पॉलिसी पर, या मिथार्जिन 0.2 मिलीग्राम IM, ठीक है ना, ये दे सकते हैं विदिन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तुरंत दे देते हैं, विदिन 1 मिनट ये देना होता है ना। द प्लेसेंटा इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जैसे ही हम ये इंजेक्शन देंगे उसके तुरंत विदिन 1 मिनट प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा। तो इतना एक्टिव मैनेजमेंट का बेनिफिट होता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए देते हैं, बताते हैं, बट एक्चुअल उसका काम होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लीडिंग होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो जो उसमें ब्लड वेसल्स है वो सारी तब जाएंगी, और मेन इसका काम ये भी होगा कि वो प्लेसेंटा को बाहर निकाल देगा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इफ़ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड देयर आफ्टर, अभी अगर 1 मिनट के अंदर भी नहीं आई है,
तो हमें थोड़ा सा और तेज़ी से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अरेस्ट वाला प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ब्रांट एंड्रयू टेक्निक होती है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जो एक्सपेक्टेंट वाली है, उसके अंदर भी हम ये यूज़ करते हैं, जिसको हम कंट्रोल्ड ट्रैक्शन मेथड या ब्रांट एंड्रयू मेथड कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो भी मैंने आपको बताया था, एक हाथ से हम उसको पकड़ेंगे कॉर्ड को और दूसरे हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर लगा के 4 उंगलियों से और यूट्रस को पुश करेंगे। ठीक है ना। उससे वो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगी और जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम धीरे से उसको ट्रैक्शन करके निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ये भी हम इसमें भी करना पड़ सकता है। इफ़ द फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, अगर मान लो ये आपने कोशिश की, अगर ये फेल हो गया, ये विदिन 1 मिनट अपने को करना है। ठीक है ना। अगर ये फेल हो गया तो फिर ट्राई करेंगे 2 to 3 मिनट के अंदर, उसके अंदर हो जाता है कई बार। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, 10 मिनट के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो 3 अटेम्प्ट इसमें हम करते हैं एक्टिव में। फिर भी नहीं होता है तो इसका मतलब वो जो कॉम्प्लिकेशन थी वो हो गई है, डिसएडवांटेज आ गया है, अब मैनुअल रिमूवल करना पड़ेगा। मैनुअल रिमूवल एक अलग प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है ना। तो वो एक अलग प्रोसीजर करना पड़ता है। इसमें एक प्रकार की 3rd स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर हमें मैनुअल रिमूवल करना पड़े। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्टिव मैनेजमेंट है ये हमें अप्लाई करना चाहिए प्रॉपर टाइम में। प्रॉपर टाइम का मतलब है कि डिलीवरी के विदिन 1 मिनट उसको करना है। डिलीवर होते ही तुरंत लगा दो या 1 मिनट के अंदर लगा दो। अगर 1 मिनट से ज़्यादा किसी कारण से रह गया, आप लोग बिजी हैं, तो फिर हम ये नहीं करेंगे, फिर हम पहले वाला ही करेंगे, एक्सपेक्टेंट वाला। ठीक है। इट मे बी एन आइडियल प्रोसीजर, ये एक आइडियल प्रोसीजर हो सकता है वाइल कंडक्टिंग डिलीवरी इन एन इक्विप्ड हॉस्पिटल, जिसमें सारी फैसिलिटी हो, वहाँ पर ये आइडियल प्रोसीजर होगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेंट वाला ही बेटर है ना। अब क्या होगा, अब प्लेसेंटा डिलीवर हो गई है दोनों तरीक़ों से, अगर एक्टिव से हुई तो भी हो गई और जो एक्सपेक्टेंट वाला था तो भी हो गई। अब क्या करेंगे, 3rd स्टेज इसमें अब अपने को उसका एग्जामिनेशन करना है कि जो कोल्ड है और प्लेसेंटा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए एग्जामिनेशन प्लेसेंटा करना है। द प्लेसेंटा इज प्लेस्ड ऑन द ट्रे एंड इट इज वॉश्ड आउट इन रनिंग वाटर, उसको थोड़ा साफ कर लेंगे टू रिमूव द ब्लड एंड क्लोट्स। ठीक है। द मेटरनल सरफेस इज फर्स्ट इंस्पेक्ट, सबसे पहले हम मेटरनल सरफेस को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो कंप्लीट है और कोई एनोमली उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। कोई गांठें नहीं होनी चाहिए, कोई उसका टुकड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेटरनल सरफेस है वो कवर्ड होती है ग्रेइश डेसिडुआ से। ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन है डेसिडुआ मेम्ब्रेन, डेसिडुआ बेसिलस बोलेंगे, तो उससे वो कवर्ड होनी चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार फीटल सरफेस को भी चेक करेंगे। फीटल सरफेस में मेम्ब्रेन्स होंगी, कोरियन और एमनियन, उनको चेक करेंगे, वो भी कटी फटी बीच में से ना हो, कंप्लीट हो। ठीक है ना। तो लगभग इस टाइप की आपको ये दिखाई देती है। यहाँ तो ये क्लियर पिक्चर है, बट वहाँ पर जब आप देखते हैं तो पूरा थोड़ा ब्लड से भरी हुई होती है। ये मेटरनल सरफेस इस प्रकार की होती है और फिर जो फीटल सरफेस होती है वो इस प्रकार की होती है। इसमें एक और ये 2 डबल मेम्ब्रेन होती हैं, ये आपको चेक करनी है। एग्जामिन द मेटरनल सरफेस एंड एंश्योर देयर इज नो गैप। अगर गैप होगा तो इसका मतलब कहीं से कटी है, गैप नहीं है तो प्रॉपर है। उसके बाद जो फीटल सरफेस है उसको चेक करेंगे। उसके अंदर भी असेसरी लोब यानी एक्स्ट्रा एक लोब है जिसको हम बोलते हैं सक्सेंट्रिएट लोब, वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। प्लेसेंटल इन्फार्क्ट मतलब कहीं ब्लीडिंग वगैरह, क्लोट वगैरह जमा हुआ यहाँ पर इस मेम्ब्रेन्स के बीच में ना हो, वो देखेंगे। हेमरेज, कोई ट्यूमर, कोई नोड्यूल, इसके लिए हम इस सरफेस को भी चेक करेंगे। जस्ट एक थोरो एग्जामिनेशन हो गया। फिर कुछ पॉलिसीज कहती हैं हॉस्पिटल्स की कि उसका वेट लेना है ना। तो अगर वेट लेना है तो वेट लेके उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जो फीटल मेम्ब्रेन है, कोरियन और एमनियन, उनको भी चेक करेंगे, कंप्लीट है या नहीं है उसको देखेंगे। ये जो कोल्ड है इसको भी चेक करेंगे। ठीक है ना। कोल्ड में क्या क्या देखना है, कोल्ड में देखते हैं कि वेसल्स कितनी है। नॉर्मली कोल्ड में कितनी वेसल्स होनी चाहिए, हाँ 3 होनी चाहिए ना। 3 है तो ठीक है, कम या ज़्यादा है तो रिपोर्ट करेंगे।
इसके अलावा इंसर्ट कहाँ हुई है, बीच में है, साइड में है, वो हमें नोट करना है। कोई गांठ उसमें लगी हुई है या कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो चेक करना है, वो नोट करना है, और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग इसको चेकिंग करने वाले को फोर्थ स्टेज भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। बट हम इतने में 3 स्टेज हमारी कंप्लीट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड्स मतलब कहीं से ऐसी पूरी दबी हुई, जैसे ये कोर्ड है और एक जगह से थोड़ी दबी हुई है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड होगा, है ना। तो दबी हुई नहीं होनी चाहिए। My student support system. Keep watching, keep learning.